Hello everyone, welcome to Chemistry Orbit. This is Payalensa and today we are going to do the topic separating the components of mixture. हमें क्या करना है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले नीड ये आती है कि why we need to separate the components of mixture। अरे भाई, अगर तुम घर में चाय पीते हो, क्या तुम चाय सीधी पी लेते हो? नहीं ना, हम चाय को पहले छलनी से फिल्टर करते हैं और फिर नीचे जो फिल्टरेट बच जाता है, मतलब चाय आ जाती है कप में, हम उसको पीते हैं और चाय पत्ती को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि टी क्या है, एक मिक्सचर ही तो है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। टी के अंदर क्या है, दूध है, अदरक है, इलायची है, पानी है, चीनी है, चाय पत्ती है। तो इन सबको मिक्स करके क्या बन गई, चाय। बट उसमें से चाय पत्ती हमें नहीं चाहिए तो हम उसको फिल्टर कर लेते हैं और चाय को पी लेते हैं। और कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की नीड हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम जो हमारी ज़रूरत के कंपोनेंट्स हैं उसको अपनी तरफ रख ले और जो अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं उनको रहने दें। अब हम क्रीम निकालते हैं मिल्क में से, है ना, तो मिल्क से क्रीम को रख लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि क्रीम हमारी नीड का कंपोनेंट है, हमने उसको मतलब निकाल लिया मिल्क में से। वाटर फ्रॉम द मिल्क, अनदर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वाटर फ्रॉम द मिल्क, वाटर फ्रॉम द मिल्क। अब वाटर फ्रॉम द मिल्क का क्या मतलब है? देखो, हम सपोज मेरा मन कर रहा है आज कि मैं कंडेंस्ड मिल्क पीऊँ, तो कंडेंस्ड मिल्क में आपको पता है कंडेंस्ड मिल्क की थिकनेस क्या होती है, नॉर्मल मिल्क के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल मिल्क को गर्म कर करके उसका 60% वाटर को हटा दिया जाता है, इसीलिए मिल्क की थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मिल्क की थिकनेस बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे हमने क्या कि अनवांटेड कंपोनेंट वाटर को जितना हमने रिमूव करना था वो रिमूव कर दिया और हमें क्या मिल गया, यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क मिल गया। आरबीसीज, अब हमें पता है कि ब्लड के डिफरेंट, ब्लड है ना, ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जैसे ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, हमने सुना हुआ है कि सपोज किसी को डेंगू हो जाता है, तो डेंगू हो जाता है तो उसको प्लेटलेट्स उसके काफ़ी डाउन हो जाते हैं, तो उस केस में उनको प्लेटलेट्स डोनेट करे जाते हैं। अब ये प्लेटलेट्स डोनेट कैसे किए जाएंगे? ये प्लेटलेट्स को ब्लड से अलग किया जाता है। तो मतलब हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वाई डू वी नीड सेपरेशन, हमें मिक्सचर की सेपरेशन की नीड क्यों पड़ती है? टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स, जो हमें उस टाइम कंपोनेंट्स नहीं चाहिए उसको रिमूव करने के लिए, और जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए उसको अपने पास रखने के लिए हमें किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत होती है। अब इतना तो हमें क्लियर हो गया भाई हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट क्यों करते हैं। अब सवाल ये आता है कि अब मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करें कैसे? अब मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अब सपोज मेरे पास मिक्सचर है किसका, दाल और चावल का। दाल के दाने हैं और मेरे पास चावल के दाने हैं, तो मैं उसको तो बाय हैंड, सिंपली हैंड से मैं क्या कर सकती हूँ, उसको सेपरेट आउट कर सकती हूँ। बट अगर मेरे पास मिक्सचर है, सपोज वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व है, तो अब मैं कैसे इस सॉल्ट और वाटर को अलग अलग करूँ? मेरे पास ब्लड है, मुझे ब्लड में से प्लेटलेट्स अलग करने हैं, तो मैं कैसे प्लेटलेट्स ब्लड में से अलग करूं या आरबीसीज ब्लड में से अलग करूं? मुझे मिल्क में से क्रीम अलग करनी है, तो ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? इन सब को करने के लिए हमारे पास वेरियस टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो चलिए इन टेक्निक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है कि हमें क्या करना है। हमारे पास सपोज कोई सॉलिड है, हमारे पास सपोज कोई सॉलिड है जो किसमें डिसॉल्व है, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है। अब हमें क्या करना है, इसमें से सॉलिड को अलग करना है। तो अगर मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि सपोज किसी लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व है, तो हमें उस सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड कंपोनेंट से अलग करना है। तो इसके लिए हम वेरियस मेथड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट यूज करते हैं हम इवेपोरेशन। हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन। तो चलिए इस इवेपोरेशन की टेक्निक को हम समझते हैं कि इवेपोरेशन होता क्या है।
हाँ जी, इवेपोरेशन होता क्या है? देखिए, इवेपोरेशन को जनरली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास क्या हो, सॉलिड कंपोनेंट किस में डिसॉल्व होता है, लिक्विड में होता है। इसकी सिंपल टेक्निक क्या होती है? देखो, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे, उस मिक्सचर को हीट करेंगे और उस मिक्सचर को हीट कर करके ये लिक्विड किस में चला जाएगा, भाप बन जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। सिंपल भाषा में कहें तो भाप बन के उड़ जाएगा और पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉलिड। बस इतना सा है इवेपोरेशन। मैं दोबारा से बता दूंगी आप लोगों को कि हमें क्या करना है, मिक्सचर को हीट करना है। उस मिक्सचर को हीट करने से लिक्विड सब्सटेंस तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब भाप में बदल जाएगा और पीछे हमारे पास जो रह जाएगा, सॉलिड। तो इस तरह से हमने क्या किया कि सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड कंपोनेंट से हमने अलग कर लिया। जो लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट। जो लिक्विड गैसियस स्टेट में चला गया, जो गैसियस स्टेट में चला गया वो क्या है, वोलेटाइल कंपोनेंट। बट जो कंपोनेंट गैसियस स्टेट में नहीं जाता, एज इट इज पीछे रिटेन रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट वो होता है जो किसमें, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वो है जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट ना हो। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इस इवेपोरेशन की डेफिनेशन को डिफाइन करूं तो इवेपोरेशन वो मेथड है जिसमें हम वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। उस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमने क्या लिया, किसी भी कलर की इंक ले लें। हम कोई भी कलर की इंक ले सकते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, कोई भी कलर की आप इंक ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले ली, ब्लू कलर की इंक ले ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस ब्लू कलर की इंक में ऑब्वियसली ये इंक का ब्लू कलर इसीलिए आया है क्योंकि उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट ऐड किया गया है, कोई कलर्ड कंपोनेंट ऐड किया है, जिसकी वजह से कलर्ड कंपोनेंट कह लें या डाई कह लें, जिसकी वजह से इंक का कलर क्या आया है, ब्लू आया। अब हमारा पर्पस क्या है, ये जो कंपोनेंट ऐड किया गया है उसको हमें इंक से सेपरेट आउट करना है। तो उस कंपोनेंट को हमें क्या करना है, इंक से सेपरेट आउट करना है। अब उस कंपोनेंट को इंक से सेपरेट आउट करने का क्या तरीका है, मतलब ये वही तो हो गया कि वो कंपोनेंट को इंक से सेपरेट आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस इंक को हीट करना शुरू करेंगे। हीट करने से क्या होगा, उसका लिक्विड कंटेंट तो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, ड्राई कंपोनेंट। पीछे इंक की फॉर्म में जो उसका कंपोनेंट है वो कलर्ड कंपोनेंट पीछे रह जाएगा और उसका जो लिक्विड पार्ट है वो सारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। हम इस एक्टिविटी के अंदर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया। इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर मैंने क्या रखा, एक बीकर रखा। इस बीकर में मैंने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया और यहाँ पे ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है और ऊपर एक प्लेट ले ली, ग्लास की प्लेट होती है जिसे ग्लास प्लेट या वॉच ग्लास बोलते हैं। उसके ऊपर मैंने क्या डाल दी, इंक, थोड़ी सी इंक डाल दी। मैंने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने से क्या हुआ, ये वाटर हीट होने लग गया, ये जो बीकर में पानी लिया है ये हीट होने लग गया। इस बीकर ने क्या किया, इस चाइना डिश को इस वॉच ग्लास को हीट किया। इस वॉच ग्लास को हीट होने से क्या हुआ, इसके अंदर का, इसके ऊपर जो इंक थी, इंक क्या हो गई, इंक का जो लिक्विड कंटेंट है वो देखो, ये भाप बन के आप देख पा रहे हो ना इस पिक्चर के अंदर, भाप बन के क्या हो गया, उड़ना स्टार्ट हो गया और पीछे हमारे पास क्या रह गया, इंक का कलर्ड कंपोनेंट रह गया, जिसका जो रिस्पॉन्सिबल था इंक के कलर के लिए। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इवेपोरेशन की टेक्निक है। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि हमने एक सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड कंपोनेंट से अलग करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम लिक्विड कंपोनेंट को क्या करें, इवेपोरेट कर दे, भाप बना के उड़ा दे और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, सॉलिड कंपोनेंट। बस इतना सा फंडा है किसका, इवेपोरेशन का। अब हम इवेपोरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट तो हमारे पास क्या है, volatile substance vaporize into vapors। एंड देखो जो volatile substance है ना,
क्या है कि जो ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो वेपराइज हो जाएगा किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। वॉलेटाइल सब्सटेंस वेपराइज हो जाएगा वेपर्स के अंदर और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस पीछे रह जाएगा। सपोज मैंने क्या लिया, वाटर के अंदर सॉल्ट लिया, सलाइन वाटर लिया, वाटर के अंदर मैंने क्या लिया, वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ये सॉल्ट डाल दिया, तो ये नमक वाला पानी बन गया। मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो जो लिक्विड पार्ट है पानी तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, सॉल्ट। तो जो पीछे सॉल्ट रह गया वो कौन सा कंपोनेंट है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है। और जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है इसमें वो क्या है, वाटर है जो इवेपोरेट हो गया। नेक्स्ट है इवेपोरेशन अकर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ, इससे पहले मैं नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूंगी। इवेपोरेशन का एक सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक क्या है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बस यही इसका क्या है, ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक है। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, सी वाटर से जो सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है, क्या होता है, सी के वाटर के अलग अलग बड़े बड़े बैड्स बना दिए जाते हैं, मतलब पार्टीशन कर दी जाती है, ठीक है, और उनको मतलब इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और पीछे हमारे पास क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। अब बात ये आती है कि हाउ इवेपोरेशन अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है, इवेपोरेशन अकर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस पॉइंट को अब हम डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है, सपोज इस बीकर में क्या है, वाटर है, इस वाटर को मैंने क्या करा, हीट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं इस वाटर को हीट करूंगी ना, देखो हमें पता है कि जनरली जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल हो जाता है ना 100 डिग्री से। पर जब मैंने बर्नर से हीट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही पानी थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा, तो ये सरफेस का जो वाटर है ना, ये सरफेस का जो वाटर है ये भाप बन के क्या करना शुरू कर देगा, उड़ना शुरू कर देगा। जो सरफेस का ये जो सरफेस का वाटर है ना, ये भाप बन के क्या करना शुरू कर देगा, उड़ना शुरू कर देगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। बट अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए ना, तो ये पानी पूरा बॉयल ही होना शुरू हो जाता है, मतलब अंदर से सारा पानी उबलने लग जाएगा। तो वो कब होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है वाटर का, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर 100 डिग्री सेल्सियस अभी रीच नहीं किया है, उससे पहले पानी ऊपर के सरफेस से क्या होना शुरू हो जाता है, पानी ऊपर के सरफेस से क्या होना शुरू हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, ऊपर के सरफेस इवेपोरेशन में पानी सरफेस से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है सरफेस से। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। सपोज गर्मियों में या जमीन पे पानी खिंच जाता है, ठीक है, जमीन पे पानी खिंच गया तो अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो वो पानी होता ही नहीं वहां पे। अब क्या आपने वहां पे आके पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया है तब वो पानी उड़ा है? नहीं, वो थोड़ी सी गर्मी, जो धरती की गर्मी है उसी से ही वो पानी गर्म हो जाता है और उससे वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। तो इवेपोरेशन याद रखो हमेशा, इवेपोरेशन हमेशा एक सरफेस फिनोमेना है कि मतलब ऊपर वाली लेयर का हल्का सा गर्म होने से वो पानी भाप में बदलना शुरू हो जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमेना है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच करता है तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स पानी पूरा का पूरा अंदर से उबल जाता है, पानी गर्म हो जाता है। तो यही डिफरेंस है हमारा बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या मतलब है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक यही मेथड है टू डिसइंटिग्विश, मतलब हमें सेपरेट करना है किसको, सॉलिड को ही सेपरेट करना है लिक्विड से, सॉलिड को ही सेपरेट करना है लिक्विड से। बट इस केस में क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, जो लिक्विड से सेपरेट करना उनको इजी नहीं होता सिंपली। तो इस केस में हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन
में होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, एक्चुअल में मिक्सचर को इतनी जोर से घुमाया जाता है, बोल जोर से घुमाया जाता है। तो घुमाने के कारण मिक्सचर को इतनी जोर से घुमाया जाता है, तो घुमाने के कारण क्या होता है, उसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या करता है, डेंसर पार्टिकल को तो नीचे, हैवी लिख देती हूँ मैं, ठीक है, हैवी पार्टिकल्स को तो नीचे लेके जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको कहाँ लेकर आता है, ऊपर लेकर आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या होता है, मैं दोबारा से आपको क्लियर करना चाहूंगी। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स, जो बहुत ही सॉलिड स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनको लिक्विड से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में करते क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि मिक्सचर को जोर से घुमाया जाता है, जिसके कारण उसमें एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या करता है, मतलब हैवियर पार्टिकल्स को नीचे की तरफ खेलता है, बाहर की तरफ धकेलता है नीचे की तरफ, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। हमारे जनरल रूटीन में सेंट्रीफ्यूगेशन हम कहाँ यूज करते हैं, सपोज हमें क्रीम निकालनी है मिल्क से, देखिए ना क्रीम, हम मिक्सर में क्या डालते हैं, मिल्क डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वो दूध इतनी तेजी से क्या करता है, रोटेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, हमारा क्रीम और मिल्क क्या हो जाती है, क्रीम को वो बाहर की तरफ छोड़ता है, क्रीम क्या हो जाती है, क्रीम और मिल्क आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करना है तो हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक का यूज करते हैं। एक और मेरे माइंड में एग्जांपल आया, ये देखिए वॉशिंग मशीन का। वॉशिंग मशीन में हम ड्रायर करते हैं ना, या डर्ट ड्रायर करते हैं, तो क्या होता है, उसमें भी वॉशिंग मशीन जोरों से घूमती है, जिसके कारण क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो क्या करता है, क्लॉथ्स को तो बाहर की तरफ धकेलता है, बॉटम क्या दो या बाहर की तरफ धकेलता है, तभी तो क्लॉथ्स मशीन के चारों ओर चिपके होते हैं, चिपके मतलब अच्छे से चिपके नहीं, बट मशीन के चारों ओर लगे होते हैं, और पानी अलग हो जाता है उन क्लॉथ से। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम रीड आउट करते हैं। देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है। समटाइम्स, हाँ जी, sometimes the solid particles in liquid are very small and pass through a filter paper. Solid particles इतने छोटे होते हैं कि वो filter paper में से pass कर जाते हैं। For such particles the filtration technique cannot be used. तो simple filtration technique हम उसमें use नहीं कर सकते। तो इस such mixture के लिए को use करने के लिए कौन सी टेक्निक बनी है, that is called centrifugation. Centrifugation इन सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्सेस, ये लाइन मैंने यहाँ पे सेट करी है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू मूव एट द बॉटम, डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू मूव एट द बॉटम। डेंसर पार्टिकल्स कहाँ आ जाते हैं, बॉटम में आ जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्टे एट द टॉप, और लाइटर पार्टिकल्स टॉप पर स्टे रहते हैं, किसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। इन द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये लाइन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसको मैं रीराइट कर दिया मैंने नीचे। द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम द ब्लड। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को भी अलग करा है सेंट्रीफ्यूगेशन से। अरिथ्रोराइट्स ये रहे, ल्यूकोलाइट्स ये रहे, प्लाज्मा ये रहा, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को भी हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। और एक बात और बताऊँ, लेबोरेटरीज में जनरली क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है वो इस मशीन की हेल्प से होती है। कुछ इस टाइप की ये मशीन होती है, इस टाइप से क्या होती है, मशीन होती है, कुछ इस टाइप की
ये हम देख रहे हैं रेडली रोटेटिंग मोटर, कुछ इस टाइप की ये मशीन होती है। इसमें क्या होता है कि हम ट्यूब्स रख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ट्यूब्स रख सकते हैं, टेस्ट ट्यूब्स, और हम फिर इस मशीन को ऑन करते हैं तो ये मशीन क्या होती है, हाईली स्पीड से क्या करती है, रोटेट करती है। ये मशीन क्या करेगी, हाईली स्पीड से ये मशीन क्या करेगी, हाईली स्पीड से रोटेट करेगी। तो हाईली स्पीड से रोटेट करेगी तो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स को, सॉलिड कंपोनेंट्स को लिक्विड कंपोनेंट्स के हेल्प से। मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को शेयर कर दिए जो हम जाने डेली यूज में भी, जहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। तो हमने अभी तक क्या करा, दो मेथड्स कर लिए, किसके, सेंट्रीफ्यूगेशन के दो मेथड्स कर लिए, हमने दो मेथड कर लिए टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। इन दोनों ही मेथड्स में हमने क्या किया है कि सॉलिड कंपोनेंट्स को लिक्विड से अलग करा है। पहला मेथड हमने क्या करा है, इवेपोरेशन, जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड से अलग किया है। ठीक है, इवेपोरेशन का ड्रॉबैक क्या था कि ये प्रोसेस तो अच्छा है बट ये काफी स्लो प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस क्या किया है हमने कि जब सॉलिड पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हों और उसे हमें क्या करना है, लिक्विड से सेपरेट आउट करना है, तब हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा मेथड है टू सेपरेट द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का यूज भी हम कहाँ करते हैं, क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का यूज भी हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमें क्या करना है, सॉलिड पार्टिकल्स को किससे सेपरेट आउट करना है, लिक्विड से। यहाँ भी हम सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट आउट करते हैं। ये इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में बस डिफरेंस इतना सा है कि जो इवेपोरेशन था वो काफी स्लो प्रोसेस होता है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन स्लो प्रोसेस नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें उस सॉल्यूशन को पहले हीट करते हैं, पहले गर्म करते हैं और फिर गर्म करके ठंडा कर देते हैं। जब ठंडा कर देते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स जो हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं ना, वो प्योर फॉर्म में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम करते क्या है इसके अंदर, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस used to separate a pure solid from a solution in its crystal form। मतलब प्योर सॉलिड को हम इसके सॉल्यूशन में से, मतलब लिक्विड कंटेंट में से अलग कर सकते हैं। एग्जांपल्स, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये भी कर सकते हैं कि सॉल्ट को हमने सी वाटर में से एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन से कैसे किया था हम ये देख चुके हैं, अब ये हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन से सॉलिड को लिक्विड से कैसे अलग करते हैं। ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, हमारे पास कोई इम्प्योर सैंपल है और उसमें से हमने प्योर कॉपर को क्या करना है, ऑब्टेन करना है। तो देखिए इस फिगर के अंदर देखिए, द इम्प्योर सॉलिड इज डिसॉल्व इन अ कंपोनेंट। सपोज हमारे पास क्या है, एक इम्प्योर, कोई भी इम्प्योर सॉलिड है, उसको हमने किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लिया, इस बीकर में डाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास दो प्रोसेसेस से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते थे। एक तो इवेपोरेशन कर सकते थे। इवेपोरेशन कैसे करते हैं कि हम इसको हीट करना स्टार्ट कर देते और वेट करते जब तक ये लिक्विड क्या हो गया, इवेपोरेट नहीं हो गया, तब तक हम क्या करते, वेट करते। जब सारा का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाता तो पीछे हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट रह जाता जो कि इसमें फॉर्म में होता प्योर फॉर्म में। बट क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं, बॉयल कर लेते हैं और फिर इसको अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। एक बार बॉयल कर लिया अच्छे से, इसमें तो क्या था, इवेपोरेशन में कॉन्स्टेंटली हीटिंग, थोड़ी थोड़ी हीट करते रहते हैं जब तक पानी पूरा का पूरा भाप में बदलता नहीं। इसमें क्या है, सिर्फ हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, हीट कर लेंगे और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएंगे, क्रिस्टल्स आ जाएंगे। आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास नीचे क्या आ गए, क्रिस्टल्स आ गए। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या आ गए, आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए,
क्रिस्टल्स आ गए, तो हमने क्या कर लिया, क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर पे, फिर क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर पर ले लिया। तो कहने का मतलब क्रिस्टलाइजेशन भी एक टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड से अलग कर सकते हैं। बस इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, इसकी यूटिलाइजेशन इतनी है कि इवेपोरेशन से थोड़ा फास्ट स्टेप होता है, इसमें अच्छे से बस एक बार बॉइल कर लो और फिर उसको ठंडा होने छोड़ दो, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्रिस्टल्स सेटल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी देखो, अभी हमने लास्ट किया था ना इवेपोरेशन के अंदर कि हमने क्या किया कि इंक में से उसके कंपोनेंट को तो अलग कर दिया है ना, अभी किया था ना हमने, इंक में से उसके कंपोनेंट को हमने अलग कर दिया था। कैसे अलग कर दिया था, हमने क्या किया, इंक को हीट करना शुरू किया था, तो जो उसका लिक्विड कंटेंट था वो तो क्या हो गया था, इवेपोरेट हो गया था, और हमारे पास पीछे क्या रह गया था, कंपोनेंट रह गया था। अब भाई ये बात तो अपने को क्लियर है। अब हमें करना क्या है, उस कंपोनेंट में भी कितने कलर्स हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इतने सारे कलर्स मिलकर के ही एक कलर बनाते हैं, पता होगा ना, कितने सारे कलर्स मिलकर के ही एक कलर बनता है। जैसे व्हाइट लाइट में सैमन कलर, मतलब व्हाइट लाइट में कितने सारे कलर्स होते हैं तब जाके व्हाइट लाइट बनती है, सिमिलरली एक कलर्स में बहुत सारे कलर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो उस कंपोनेंट में कितने कलर्स हैं, अगर वो भी हमें देखने हैं तो वो हम किसकी हेल्प से देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी, किसकी हेल्प से देखते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से देखते हैं। वैसे तो देखो क्रोमेटोग्राफी की बहुत टाइप्स हैं, बट जो हमारे सिलेबस में है, 9th क्लास के सिलेबस में है, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमारे सिलेबस में क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखो हम करते क्या है, इसका मेन क्या करते हैं कि हम ना क्या करेंगे कि एक पेपर की ना स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है, इस पेपर की स्ट्रिप के ऊपर अबाउ 3 सेंटीमीटर के अराउंड एक डॉट लगा देंगे उस इंक की, जिस इंक के कंपोनेंट्स को हमने, मतलब इंक का जो कंपोनेंट है उसमें अपन ने देखना है कि फर्दर और कितने कलर्स है, वो कंपोनेंट फर्दर किन चीज़ों से बना है, तो हम उसके कंपोनेंट्स को आगे डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, उस इंक की एक डॉट लगा दी, ठीक है, उस इंक की डॉट लगा करके हमने क्या किया, उस इंक की हाँ जी, नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी भी एक टेक्निक है। देखो हमने क्या किया था, अभी इवेपोरेशन के अंदर हमने क्या था कि इंक के जो डाई कंपोनेंट था, जिस कंपोनेंट के कारण इंक का कलर आ रहा था, उसको हमने इंक से अलग कर दिया। अब उस डाई कंपोनेंट को हमने अलग तो कर दिया, बट उस कंपोनेंट से हमने फर्दर देखना है कि उसमें और कितने कलर्स हैं, तो हम वो किसकी हेल्प से देख सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से। देखो बच्चों, आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो भी जैसे व्हाइट कलर है वो भी कितने सारे कलर से मिलकर बना है, तो हर एक कलर काफी कलर से मिलकर बना होता है। तो अब हमें सपोज उस जो हमने किया था इवेपोरेशन के केस में कि जो हमारे पास इंक का डाई का कंपोनेंट पीछे रह गया था और लिक्विड पार्ट इवेपोरेट हो गया था, अब उस कंपोनेंट के अंदर कितने कलर हैं वो हमने चेक करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हम एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, एक पेपर की स्ट्रिप ले ली, उस पर एक 3 सेंटीमीटर अबव एक डॉट लगा दी। डॉट लगाने के बाद इस पेपर की स्ट्रिप को मैंने एक बीकर में वाटर लिया, थोड़ा सा वाटर लिया, और इस स्ट्रिप को इतना ही डिप किया कि इसकी इंक इसमें क्या हो रही है, थोड़ी सी डिप हो रही है। तो देखो बेटा, जैसे जैसे हम वो पेपर की स्ट्रिप डिप करते जाएंगे, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे जैसे इस पेपर की स्ट्रिप को डिप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे अलग अलग कलर विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने ना बीकर के अंदर स्ट्रिप को डिप किया, वो डॉट को वाटर ने थोड़ा सा टच किया, तो जो उस
डाई के अंदर जो कलर ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो पहले विजिबल होगा, जो कम सोल्यूबल होगा वो बाद में विजिबल होगा, जो और भी कम सोल्यूबल होगा वो और भी बाद में विजिबल होगा, जो और भी कम सोल्यूबल होगा वो और भी बाद में विजिबल होगा। जैसे जैसे हम स्ट्रिप को नीचे करेंगे पानी ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे स्ट्रिप को नीचे करेंगे पानी ऊपर जाता जाएगा और उस कंपोनेंट के अंदर जो कलर ज़्यादा डिसॉल्व होगा वो पहले हमें विजिबल हो जाएगा। बस इतना सा है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ। सपोज हमने क्या किया कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, उस बीकर में मैंने क्या डाल दिया, सॉल्ट एंड शुगर का मिक्सचर डाल दिया। अब हमें अच्छे से पता है कि सॉल्ट वाटर में जल्दी सॉल्यूबल होता है कंपैरिजन टू शुगर। तो मैंने क्या देखा, मैंने जब वाटर ऐड किया तो सबसे पहले उसमें कौन ऐड होगा, वाटर में कौन डिजोल्व होगा, सॉल्ट होगा, और फिर कौन डिजोल्व होगा, शुगर होगा। ऐसा पानी में डाला, पानी के साथ साथ, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे ना मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे ना मिक्सचर ले लिया, ये मिक्सचर पड़ा है सपोज, ठीक है, ये मिक्सचर पड़ा है और मैंने ना पानी को यहाँ से बहाया, ये पानी बहना शुरू हुआ, बहते 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 ये पानी तो आगे जाएगा ही जाएगा है ना। अब ये पानी जैसे जैसे आगे जा रहा है ना, ये मिक्सचर किसका था, सॉल्ट प्लस शुगर का, ये मिक्सचर किसका था, सॉल्ट प्लस शुगर का। तो इस पानी ने पहले अपने अंदर किसको डिसॉल्व किया, सॉल्ट को, और चलते चलते इसने शुगर को भी डिसॉल्व किया और ये फिर पानी आगे बढ़ता गया। सिमिलरली जब मैंने बीकर के अंदर पानी डाला और उसके अंदर स्ट्रिप डाली तो जो पहले कलर सोल्यूबल है वो पहले हमें विजिबल हो गया, जो कलर बाद में सोल्यूबल है वो हमें बाद में विजिबल हुआ, जो और भी बाद में सोल्यूबल हुआ वो कलर हमें और भी बाद में विजिबल हुआ। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था क्रोमेटोग्राफी का। ये क्रोमेटोग्राफी वर्ड सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है बट है बिल्कुल सिंपल। और इसकी पता है सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि अगर हमें इसमें सैंपल की एनालिसिस करनी है ना, तो जैसे अब इंक के कंपोनेंट्स के हमने इतने सारे कलर्स देखने हैं तो उसके लिए हमें इंक की एक ड्रॉप ही सफिशिएंट है, एक ड्रॉप से ही हम उसके कलर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे तो क्रोमेटोग्राफी का आपके मतलब क्रोमेटोग्राफी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं बट जो आपके सिलेबस में टाइप है वो ओनली क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए एक बार कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी के पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन द सेम सॉल्वेंट। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं ना, वाटर के अंदर, ठीक है। टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर, यूजिंग अ पेंसिल ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द विड्थ ऑफ द फिल्टर पेपर। और उसमें 3 सेंटीमीटर अबव आप क्या लगा दो, ड्रॉप लगा दो, और ड्रॉप लगा के उस ड्रॉप को सूखने दो, और उसको सूखने के बाद हम बीकर में पानी में उसको डाल देंगे और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास ये जो कलर्स के पैटर्न इसके अंदर आ रहे हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अब हमारा हो गया क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ गया, हमने ये भी कर लिया, इवेपोरेशन हो गया हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन भी हो गया हमारा, सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस देखते हैं हम। देखो सब्लिमेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, सब्लिमेशन मेथड, ये मेथड कहाँ यूज होता है मैं एक बार ब्रीफ में बता दूं। देखो अभी तक हमने जो मेथड्स करे थे उसमें हमने क्या था कि सॉलिड कंपोनेंट को हमें किससे अलग करना था, लिक्विड कंपोनेंट से अलग करना था। सॉलिड कंपोनेंट को किससे अलग करना था, लिक्विड कंपोनेंट से अलग करना था। उसके लिए हमने पहला इवेपोरेशन प्रोसेस किया था, दूसरा हमने डिस्कस किया था दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड हमने किया था कि हम क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, थर्ड हमने किया था क्रिस्टलाइजेशन, और फोर्थ प्रोसेस हमने क्या किया था अभी जो हमने लास्ट किया है क्रोमेटोग्राफी। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन मेथड का मतलब क्या है, ये वहाँ यूज होता है जहाँ हम एटलीस्ट 2 सॉलिड्स को सेपरेट करना हो। सब्लिमेशन प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है, जहाँ हमने क्या करना हो,
टू सॉलिड्स को सेपरेट करना हो। यहाँ पे एक सॉलिड जो हमें चाहिए उसको हम अपने पास रख देंगे, मतलब टू सॉलिड्स को हमने कहने का मतलब सेपरेट करना है। उसमें क्या करते हैं, में हम क्या यूज करते हैं, सब्लिमेशन। पहले तो मैं आपको सब्लिमेशन का मतलब क्लियर कर दूं। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, ऐसा सॉलिड जो डायरेक्टली किसमें चला जाता है, गैसियस स्टेट में चला जाता है। ऐसा सॉलिड जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है, बीच में लिक्विड स्टेट में नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। दोबारा से सुनिए, वो सॉलिड जो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है, बीच में लिक्विड स्टेट में नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन के अंदर उन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को तो सब्लिमेशन बोलते हैं, उन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, सब्लाइम। जो सॉलिड्स डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्लाइम्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, हम अपने घरों में देखते हैं नैप्थलीन की बॉल्स, जो आपने देखा होगा कि आपके मदर्स, मतलब जहाँ क्लोथ्स होते हैं, अलमीराज होती हैं, अलमीराज के अंदर वो नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं, और आप कुछ महीनों बाद देखोगे तो वो बॉल्स वहाँ पर नहीं होंगी, छोटी 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 होते 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 वो खत्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधा सॉलिड से इवापोरेट स्टेट में, सीधा वेपोराइज हो जाती है, सीधा गैसियस स्टेट में चली जाती है। कपूर हो गया, नैप्थलीन की गोलियां होगी जो हम अपने घरों में देखते हैं। और एग्जांपल्स देखिए, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर मतलब कपूर, नैप्थलीन की बॉल्स, एंथ्रासिन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली किस में चले जाते हैं, सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। अब इस सब्लिमेशन में अब बात ये आती है कि सब्लिमेशन में हम दो सॉलिड्स को कैसे अलग करें, है ना। तो इसके लिए हम दो सॉलिड्स, ऑब्वियसली बात है, हम इसमें दो सॉलिड्स ऐसे होंगे जिसमें एक सॉलिड तो क्या होगा, सब्लाइम नेचर का होगा, यानी कि एक सॉलिड तो सीधा किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में, तभी तो दूसरा सॉलिड क्या रह जाएगा, पीछे, तभी तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। देखिए इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हमने क्या ली, एक चाइना डिश ली। चाइना डिश आपने लेबोरेटरी में देखा होगा कि एक चाइना डिश होती है, मतलब एक कटोरी के जैसी होती है, एक चाइना डिश होती है। उसके अंदर मैंने क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड। उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, हाँ जी, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया और सॉल्ट डाल दिया। अब मैंने इन दोनों सॉलिड्स को सेपरेट करना है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट। तो मैंने क्या किया, नीचे से इसको हीट करना शुरू किया, इसको ऊपर किससे ढक दिया, फनल से कवर कर दिया, ऊपर फनल से मैंने इसको ढक दिया। ठीक है, और फनल के एंड को मैंने किससे बंद कर दिया, कॉटन के प्लग से। देखो कॉटन डाल दी इसके प्लग को, मतलब मैंने इसके एंड को बंद कर दिया। एंड को बंद किया, क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मिक्सचर लिया है वो किसका लिया है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का। अमोनियम क्लोराइड का नेचर तो क्या है, इवेपोरेट होने का, मतलब वो अगर हम प्योर अमोनियम क्लोराइड चाहते हैं, अगर मैंने इस फनल को ऊपर से नहीं ढका तो अमोनियम क्लोराइड तो बाहर चला जाएगा, हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम इस फनल को हमने किससे कर दिया, कॉटन के प्लग से ढक दिया। अब करना क्या है, सिर्फ इस मिक्सचर को हमने क्या करना है, हीट करना है। जैसे इस मिक्सचर को हीट करोगे ना, तो अमोनियम क्लोराइड तो किसमें, सॉलिड से सीधा वेपर स्टेट में चला जाएगा, और ये कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ये फनल है, ये फनल की वॉल्स पे कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से तो हमने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो फनल की कहाँ इकट्ठा हो गया, फनल की वॉल्स के अंदर इकट्ठा हो गया। अब अमोनियम क्लोराइड फनल की वॉल्स के अंदर इकट्ठा हो गया, तो वहां से हम किसको अलग कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को, और पीछे हमारा क्या रह गया, चाइना डिश में सॉल्ट रह गया। तो कहने का मतलब सीधा सा है बच्चों कि हमने इसमें दो ऐसे सॉलिड्स लेने हैं जिसमें एक तो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चला जाए और उस वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे, और नीचे जो अदर सॉलिड बचेगा उसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे हमने अमोनियम क्लोराइड को इवेपोरेट कर दिया, तो जो फनल के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स आए, हमने उसको कलेक्ट कर लिया ना, तो वो हमारे पास क्या है, एक प्योर अमोनियम क्लोराइड है, एक प्योर फॉर्म के अंदर है। तो इस तरह से हम दो सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो एक मेथड हो गया सब्लिमेशन का। इसके ना दो अदर मेथड्स भी हैं।
इसके ये तो हमारा वन मेथड हो गया। हम जो अब टॉपिक कर रहे हैं सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात करी थी सॉलिड लिक्विड कंपोनेंट की अलग करने की बात। तो फर्स्ट मेथड तो हमारे पास था सब्लिमेशन। दूसरा मेथड भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मतलब उसका आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन एज फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर, मैग्नेट की हेल्प से ये सेपरेशन होगी। मैंने मिक्सचर लिया, देखो एक तो आयरन पाउडर ले लिया और एक क्या ले लिया? सल्फर ले लिया। क्या ले लिया मैंने? सल्फर। ठीक है, एक आयरन पाउडर ले लिया और सल्फर ले लिया। अब मुझे इसमें करना क्या है? मैं मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। जैसे ही मैं इस मिक्सचर के पास मैग्नेट को लेकर आऊंगी, तो मैग्नेट क्या कर लेगा? सारे के सारा आयरन किस पे कलेक्ट हो जाएगा? आयरन पाउडर जो भी है, आयरन फिलिंग्स है, वो सारे की सारे किस पे कलेक्ट हो जाएंगी? मैग्नेट के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगी और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? सल्फर। तो एक सिंपल सा मेथड है कि मैग्नेटिक सेपरेशन में हम दो ऐसे सॉलिड्स को चूज करेंगे जो एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और दूसरा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा वो मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगा और बाकी का वो पीछे हमारे पास रह जाएगा। तो ये एक अनदर मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या कर लिया? एक तो सब्लिमेशन कर लिया और एक क्या कर लिया? मैग्नेटिक का। एक हमारे पास थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है वो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो क्या है? सूटेबल सॉल्वेंट का। हम ना उसमें एक सूटेबल सॉल्वेंट चूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लो, मैंने ना क्या लिया, मेरे पास मिक्सचर है किसका? सॉल्ट का, ठीक है, और सैंड का। अब मेरे को क्या करना है? सॉल्ट और सैंड को अलग करना है। मैं कैसे करूं सॉल्ट और सैंड को? मैंने सिंपल सा क्या लिया भाई? वाटर लिया। वाटर के अंदर सॉल्ट और सैंड को डाल दिया। अब अपने को पता है कि सॉल्ट तो है, वो तो किस में डिसॉल्व हो जाएगा? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट क्या करेगा? हाँ जी, सॉल्ट क्या होगा? वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और नीचे क्या बचेगी? सैंड बचेगी। नीचे क्या बचेगी? सैंड बचेगी। अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर अब नीचे तो क्या रह गई? सैंड रह गई, ऊपर क्या रह गया? सॉल्ट वाटर रह गया। अब मैं सॉल्ट वाटर को अलग कर लूं और सैंड को अलग कर लूं। तो मैंने क्या करा? यहाँ पे दो सॉलिड्स को भी अलग कर दिया। बस इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो एक को डिसॉल्व करे, दूसरे को ना करे। अब जिसने पानी लिया, पानी ने सॉल्ट को डिसॉल्व कर लिया और उस वाटर को मैंने अलग करके इवेपोरेशन से उसमें से सॉल्ट निकाल लिया और उस बीकर में पीछे मेरे पास क्या रह गया था? सैंड रह गया था। तो कहने का मतलब मैंने आपको यहाँ पे थ्री प्रोसेसेस बता दी जिसमें हम क्या कर सकते हैं? जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। वन इज व्हाट? सब्लिमेशन। One is what? Sublimation. Another is what? That is magnetic separation, है ना? Another is what? Magnetic separation. And third is what? Suitable solvent. तो ये तीन ऐसे मेथड हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड को सॉलिड से सॉलिड को सॉलिड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है। अब भाई मेरे मन में ये क्वेश्चन आया कि सॉलिड को सॉलिड से अलग कर लिया, सॉलिड को लिक्विड से अलग कर दिया, क्या दो लिक्विड्स हों तो क्या हम उस लिक्विड्स को सेपरेट नहीं कर सकते? जी हाँ, बिल्कुल, हम तो लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम जो मेथड्स करने जा रहे हैं वो ये मेथड्स करने जा रहे हैं कि लिक्विड को लिक्विड से कैसे सेपरेट करें। अब लिक्विड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम टेक्निक्स देखते हैं। चलिए देखो, फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या लिया? एक बीकर लिया,
ठीक है। एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने क्या डाला, वाटर डाला, वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। मैंने दो इमिसिबल लिक्विड लिए। इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब क्या होता है, वो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते। मैंने क्या लिए, दो इमिसिबल लिक्विड्स लिए और उन इमिसिबल लिक्विड्स को एक बीकर में ले लिया। अब हमें पता है वाटर और मतलब इस तरह के दो लिक्विड्स, जब दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, उसके लिए हम जो यूज करते हैं, उसके लिए हम एक अपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, वो इस तरह का कुछ अपरेटस होता है, आप देख रहे हो फिगर के अंदर, ये अपरेटस है हमारा। ठीक है, ये क्या है, अपरेटस है। ये अपरेटस है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर हम लिक्विड डालते हैं, ये कॉक बनी हुई है, तो जो लाइटर है वो पहले बीकर में कलेक्ट हो गया, और जो हैवियर है, ऑयल हैवियर होता है, लाइटर से डेंसर होता है, तो ऑयल ऊपर आ गया और वाटर हमारे पास पहले नीचे बीकर में कलेक्ट हो गया। सिंपल सा बनता है। दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं और उसे तुम्हें सेपरेट करना है, सेपरेटिंग फनल लाओ, सेपरेटिंग फनल के अंदर उस लिक्विड को डालो, ये कॉक लगी हुई है यहाँ पे, इसको बंद और खोलने के लिए। इसमें क्या होगा, जो लाइटर लिक्विड पानी होगा, लाइटर है ना ऑयल से, तो वो नीचे पहले आ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। कोई भी दो इमिसिबल, वाटर और कैरोसिन ले सकते हैं, मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते उसको हम किसकी हेल्प से अलग कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड टू सेपरेट द इमिसिबल लिक्विड, द डेंसर लिक्विड्स कम्स एट द बॉटम एंड द लाइटर लिक्विड कम्स एट द टॉप। The denser liquid release first, denser liquid पहले release होगा from the bottom of the separating funnel and the lighter liquid remains in the funnel. अभी तक हमने क्या किया, हमने सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर लिया। ठीक है, दो सॉलिड्स, डिफरेंट टू सॉलिड्स को भी सेपरेट कर लिया। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या हम दो लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम दो लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो अब हम जो टेक्निक्स यूज करने जा रहे हैं वो दो लिक्विड्स को ही सेपरेट करने ही कर रहे हैं। पहला, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। पहली टेक्निक में हम वो दो लिक्विड्स करेंगे जो आपस में मिक्स नहीं होते। सपोज ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, इमिसिबल हैं, तो उन लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं? उन लिक्विड्स को हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से करते हैं। ये आप देख रहे हो सेपरेटिंग फनल, ये एक डिवाइस है, एक अपरेटस है, सेपरेटिंग फनल। बिल्कुल सिंपल सा है। इस सेपरेटिंग फनल में हम क्या डालें, उस मिक्सचर को डालें, दो लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्सचर डालें, तो होगा क्या, जो डेंसर लिक्विड, अब जैसे देखो हम वाटर में क्या मिक्स करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, ऑयल को मिक्स करते हैं। हम वाटर में किसको मिक्स करते हैं, ऑयल को। होता क्या है, वाटर की लेयर ऊपर आ जाती है, सॉरी, ऑयल की लेयर ऊपर आ जाती है और वाटर क्या रहता है, नीचे। ऑयल की लेयर ऊपर फ्लोट कर रही है वाटर के ऊपर, ऐसा क्यों, क्योंकि ऑयल लाइटर होता है वाटर से। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, जो डेंसर है वो नीचे बैठ जाएगा और जो लाइटर है वो भी ऊपर रहेगा। ये तो हमें पता है कि ऑयल लाइट है इसलिए ऊपर आ जाता है और वाटर डेंसर है इसलिए वाटर नीचे आ जाता है। तो जो डेंसर होगा उसको हम पहले कलेक्ट कर लेंगे बीकर में और फिर हमारे पास फनल में क्या आ जाएगा। जैसे ही देखो पता क्या होगा, अब हमने इस डेंसर मतलब वाटर को इस बीकर में कलेक्ट कर दिया, जैसे ये वाटर फिनिश हुआ हम इस कॉर्क की हेल्प से इसको बंद कर देंगे सेपरेटिंग फनल को, और हमारे पास ऊपर फनल में क्या आ जाएगा, ऑयल। सीधा सा सिंपल सा बात है। सेपरेटिंग फनल लो, सेपरेटिंग फनल के अंदर दो इमिसिबल लिक्विड्स को डालो, जो डेंसर होगा वो नीचे आ जाएगा और उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे बीकर के अंदर, और फिर इस कॉक को हम बंद कर देंगे। जैसे टैप नहीं होती, टैप को बंद कर दिया, वैसे ये कॉक टैप की तरह होती है, इस टैप को बंद कर दिया और हमारे पास ऊपर सेपरेटिंग फनल में क्या रह जाएगा, ऑयल। तो ऑयल जो लाइटर है वो सेपरेटिंग फनल में रह गया और जो डेंसर है वो नीचे किस में आ गया, बीकर में हमारे पास कलेक्ट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट द इमिसिबल लिक्विड। हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल का हम यूज करते हैं। द डेंसर, यहाँ पे ये आएगा, हाँ, the denser liquid comes at the bottom while the lighter liquid comes at the top. The denser liquid release first from the bottom of the separating funnel and the lighter liquid remains in the funnel. Oil remain in the funnel, lighter liquid है और denser liquid कहाँ आ गया हमारा, funnel के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया,
अब हमने इसमें क्या कर लिया, दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लिया। अब बात ये आती है क्या कि हम दो मिसिबल लिक्विड्स को, जो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो रहे हैं जिनके बीच में कोई लेयर नहीं है, क्या हम उसको भी सेपरेट कर सकते हैं? जी हाँ, हम उनको भी सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखो, डिस्टिलेशन दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज डिस्टिलेशन के दो चीजों से बनकर बना है। हमेशा याद रखो कि इसमें पहले क्या होती है, इवेपोरेशन होती है, और फिर इसमें क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। ठीक है, इवेपोरेशन तो हम अभी पढ़ चुके हैं। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का भाप में इवेपोरेट होना, वेपर्स में कन्वर्ट होना, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि अभी बॉइलिंग पॉइंट रीच ही नहीं हुआ, अब लिक्विड गर्म हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया, इवेपोरेट हो गया। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेपर्स बने हैं ना, उन वेपर्स को ठंडा करके उसको अगेन लिक्विड स्टेट में ले आना। मैं दोबारा से बोलूंगी कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेपर्स उसमें कन्वर्ट हो गए, मतलब जो वेपर्स अभी बने हैं इवेपोरेशन के प्रोसेस में, उन वेपर्स को हमने कलेक्ट करके ठंडा कर दिया और वो वेपर्स से किस में आ गए, लिक्विड स्टेट में आ गए। वेपर्स से लिक्विड स्टेट में आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन में दो ही स्टेप्स होने हैं। ये इसका अपरेटस रहा, हमने क्या लिया, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर ले लिया। ठीक है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर ले लिया। ये हमारे पास एक फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क को, इसको कॉर्क की हेल्प से बंद कर दिया। बंद क्यों कर दिया, क्योंकि अगर इसमें से वेपर्स निकले तो वो यहाँ से बाहर जाएंगे, तो हम तो मतलब हम तो दोनों लिक्विड्स का फायदा ही नहीं उठा पाएंगे ना। जब वेपर्स ही बाहर चले जाएंगे तो हम कैसे फायदा उठाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको कॉर्क की हेल्प से बंद करते हैं। अब क्या होगा, देखो सबसे पता है बड़ी बात क्या है, इन दोनों में ना, यहाँ हमने ऐसे मिक्सचर चूज किया एसीटोन और वाटर, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का बहुत डिफरेंस है। जैसे एसीटोन का तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो होगा क्या, इसमें एसीटोन और वाटर है, हमने हीट करना शुरू किया। एसीटोन का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, 56 डिग्री पे ये बॉयल हो जाता है। तो जब हमने रीच किया, तो जब 56 डिग्री तक का टेम्परेचर आया, तो सारा का सारा एसीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ये वेपर्स यहाँ पे आकर के कंडेंस हो गए, ये कंडेंसर लगा रखा है, इसके अंदर सारे के सारे वेपर्स क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, मतलब वेपर्स कूल हो रहे हैं, और यहाँ से वो इस बीकर में आ रहा है। यानी कि एसीटोन हमारा यहाँ रह गया, जबकि वाटर यहाँ पे बॉयल ही नहीं हुआ अभी। वाटर यहाँ पे, क्योंकि वाटर तो कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो हमने क्या किया, एसीटोन और वाटर को, आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया होगा, हमने क्या किया, एसीटोन और वाटर को अलग कर दिया। मैं एक बार दोबारा से बताना चाहूंगी, मैंने क्या किया, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में ये मिक्सचर लिया। इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका एसीटोन का 56 डिग्री, जबकि वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 56 डिग्री पे तो क्या हुआ, सारा का सारा एसीटोन यहाँ से एसीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। 56 डिग्री पे ही सारा का सारा एसीटोन वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और ये वेपर्स सारे के सारे इसमें कंडेंसर में आकर के कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में इस बीकर में हमने क्या कलेक्ट कर लिया, एसीटोन। जबकि वाटर यही है बीकर के अंदर, वो अभी इवेपोरेट होना शुरू हुआ है, इससे पहले ही हमने क्या कर दिया, एसीटोन को अलग कर दिया। तो ये एक वन ऑफ द मेथड है जिससे हमने क्या किया है, दो लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ पे तो हम ये कह रहे हैं कि मैम हमने लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया, अगर सपोज उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, डिफरेंस कम हो, तो हम क्या करेंगे। यहाँ तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम था कि अभी 50 डिग्री 56 डिग्री हुआ था, तो सारा का सारा एल्कोहल इवेपोरेट हो गया, तो हमने एसीटोन को अलग कर लिया, वाटर को अलग कर लिया। बट अगर हमारे पास उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ही बहुत कम हो, तब हम क्या करें, तब भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, वो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सॉल्यूशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को पढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं।
थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि ये होता क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्टिलेशन में हमने क्या लिखा हुआ देख लेते हैं जी। दिस मेथड इज यूज्ड टू separation of the component of the mixture containing two liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो लिक्विड्स होने चाहिए, इस केस में वो दोनों आपस में मिक्स हुए होते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। दिस मेथड्स वेयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ टू लिक्विड्स आर हाई। और यहाँ पे क्या, ये कहाँ पे ही सफिशिएंट है, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंस क्या है, हाई है। तभी तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो जल्दी वेपोराइज स्टेट में जाके कंडेंस होकर के बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और पीछे दूसरा लिक्विड रह जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अभी मैंने डिस्कस किया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने वो लिक्विड्स लिए हैं जहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या हो, कम हो। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस का हो मतलब कम से कम 25 डिग्री से तो कम ही हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, एग्जांपल है इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस है, जबकि एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है। मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर का मतलब से कम डिफरेंस होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वहाँ हम सिंपल डिस्टिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 25 डिग्री से अगर जैसे इन दोनों इथेनॉल और एसीटोन इनके मिक्सचर का डिफरेंस 25 से भी कम है ना, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बस यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेम प्रोसेस वही है, बस यहाँ पे हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंट्रोड्यूस करा देंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनेटिंग, ये आप देख रहे हैं, ये हमने क्या कर दिया, हाँ जी, ये हमने क्या कर दिया, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो। अगर दो लिक्विड्स के बीच का डिफरेंस 25 डिग्री से ज़्यादा है तो हम वहाँ डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, पर अगर 25 डिग्री से कम है ना डिफरेंस तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे मैंने यहाँ पे दो लिक्विड्स लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, दो लिक्विड्स लिए। कौन से लिया, एक तो मैंने लिया इथेनॉल और दूसरा मैंने क्या लिया, एसीटोन। इथेनॉल और एसीटोन मैंने क्या लिए, दो लिक्विड्स लिए। इसका इथेनॉल का है 78, 56, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस तो 25 डिग्री से भी कम है। तो ऐसे लिक्विड्स की डिस्टिलेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम कौन सा यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सारा सेटअप क्या है, सेम होता है, बस हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करा देते हैं, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। क्या इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसका काम पता है क्या होता है, इसका काम बस इतना सा होता है कि लिक्विड को स्टे करा के उनके टेम्परेचर के मतलब उनकी टाइमिंग को इंक्रीज करना। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की सब कोशिश करती हूँ। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर हम क्या लिखते हैं, glass beads. A simple fractionating column is a tube packed with the glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool and condense rapidly. मतलब क्या है कि देखो दो लिक्विड्स हैं, अब एक लिक्विड जब बॉयल हुआ, क्योंकि इनके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम है तो दूसरा भी साथ के साथ ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। पर ये फटाफट से ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो बीड्स पड़े हैं ना, छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, ये फटाफट से उस लिक्विड
कि उस लिक्विड के वेपर्स को बहुत ही जल्दी कंडेंस कर देते हैं और फिर ये कंडेंसर में जाके और भी जल्दी कूल हो जाता है और जल्दी जल्दी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। मतलब हमने जो यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, इसका काम ये है कि और भी जल्दी उन वेपर्स को हमने क्या कर देना है, ठंडा कर देना है, ताकि वो कंडेंसर से सीधा जाके लिक्विड स्टेट में आ जाए। कहने का मतलब बस इतना सा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो, दो लिक्विड्स के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो। ठीक है।